हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि न्यू सिलेबस बेस्ड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। तो आप इससे पहले लेक्चर्स देख चुके होंगे, जिनमें हमने यूनिट 1 जो है हमारी, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन इसके बाद हमारी यूनिट 2 थी। यूनिट 1 के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बताया गया है, डिस्कस किया गया है सारे टॉपिक्स को, जितने भी हैं ये। देन उसके बाद हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके भी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। एंड देन हमारी यूनिट 3, इस वक्त हम यूनिट 3 पे बात करेंगे। जो अब हमारे ये लेक्चर्स हैं, अगले जितने भी लेक्चर्स आएंगे, 2-3 लेक्चर्स, ये हमारे यूनिट 3 पर आएंगे, जिसमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की बात की गई है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो कोर सोशियोलॉजी है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। इससे पहले हमारी सिर्फ थ्योरीज वगैरह आ रही थी। जो मेन अब सोशियोलॉजिकल टर्म्स होती हैं हमारी, वो सब यहाँ से स्टार्ट होंगी। और इससे पहले आप लोग जो हमारे चैनल पर एक दो वीडियोस हमने अपलोड करी हैं इससे पहले, जिसको कि हमने सोशियोलॉजिकल बेसिक सोशियोलॉजिकल टर्म्स के नाम से दिया है, आप उनको ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ एक छोटी छोटी लाइन में इन सारी टॉपिक्स को समझाया गया था। और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारा सामाजिक अवधारणाएं, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आएगा। तो शुरू करते हैं इस चैनल इस वीडियोस को। और सबसे पहले आप लोगों ने, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आगे इनको देख लें, क्योंकि उनको कभी तभी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक, जो कि पीछे है। एंड वीडियोस को पूरा देखें। एंड बहुत सिंपल भाषा में इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि नेट के एग्जाम से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जैसे कि अंग्रेजी में कहा गया है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, ये हमारे एनटीए नेट के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। एंड यहाँ पर हम जो है पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में देखेंगे कि उन्होंने सामाजिक संरचना को कैसे बताया है। और इससे पहले जो हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वहाँ पर संरचनावाद का सिद्धांत बताया गया है, ये काफ़ी हद तक उससे रिलेटेड है। सो कोशिश करें उन वीडियोस को भी देखें और रिलेट करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सामाजिक संरचना। संरचना बेसिकली आपको समझना है कि संरचना क्या होती है। संरचना या स्ट्रक्चर, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, एक सिंपल किसी भी चीज़ का बना होना, जिसे हम संरचना कहते हैं। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, इस तरीके से बना हुआ, कुछ इस तरीके से। अगर ये इंडिया का मैप है तो ये इसकी क्या है, ये एक संरचना है। या फिर एक मान लीजिए ये मानव शरीर है, ठीक है। अगर ये मानव शरीर है, ये उसके हाथ हैं, ये उसके पैर हैं, तो ये क्या है, एक तरीके की संरचना है। तो यहाँ पर इसी की बात करी गई है कि सामाजिक संरचना, समाज की एक संरचना होती है। यानी कि अगर ये एक समाज है तो इस समाज की संरचना है। उस संरचना में क्या आती हैं, विभिन्न इकाइयाँ, जैसे व्यक्ति का हमारा रहना सहना, व्यक्ति का रहना, उसके जो भी हमारी संस्थाएं हैं, समूह हैं, जैसे कि हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, हमारा रहन सहन, ये सब इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या बताया गया है। जैसे कि व्यक्तियां समाज के सदस्यों का एक व्यवस्थित रूप सामाजिक संरचना कहलाता है, जो कि एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए। ये मान लीजिए एक बॉक्स है और यहाँ पर सब व्यवस्थित रूप में इस तरीके से कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके की संरचना। इसी को क्या कहा गया है, संरचना। सामाजिक संबंधों में निर्मित एवं प्रतिमान क्रमबद्ध ढांचा सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई व्यक्ति को माना गया है। और इसमें सामाजिक संरचना की जो प्रमुख इकाई है वो कौन है, व्यक्ति। व्यक्ति क्यों माना गया है, क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं और समाजशास्त्र में जो प्रमुख अध्ययन किसका करते हैं, हम व्यक्ति का ही अध्ययन करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सर्वोत्तम सामाजिक संरचना का उपयोग किया गया। इस शब्द का इस्तेमाल जो था सामाजिक संरचना को हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सबसे पहले बताया गया, जो कि उनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने बताया है। इसके बाद हम देखते हैं पार्सन्स, जो यहाँ पर समाजशास्त्र में इन्होंने सबसे पहले, इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये पार्सन्स के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पार्सन्स सामाजिक संरचना के लिए क्या सोचते थे और क्या कहते थे। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं और एजेंसियों के सामाजिक प्रतिमान और सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों की एक क्रम श्रृंखला है। पार्सन्स ने क्या कहा कि जो सामाजिक संरचना है वो ये इस तरीके की एक संरचना है, और उसी में एक सामाजिक प्रतिमान, प्रतिमान क्या होते हैं, किसी भी तरीका के चिन्ह या फिर निशान। प्रतिमान है एक तरीके के, मान लीजिए समाज है और समाज में कोई लोग रहते हैं, इनके अपने एक प्रतिमान है, कुछ भी मान लीजिए, उनकी परंपरा, विश्वास, नैतिक व्यवस्था, ये उनके प्रतिमान है। और सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पद, और उसी में जो उन्होंने पद ग्रहण करे, जैसे कि कोई माता पिता या विवाह करके अन्य पदों से जुड़ जाता है, तो उसको उन्होंने क्या बताया है कि इन पदों की जो एक श्रृंखला है, ये जो एक श्रृंखला बनेगी, उसी को उन्होंने बताया है सामाजिक संरचना।
जैसे परिवार की एक संरचना, नातेदारी की संरचना, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पीछे बताया गया है संरचनावाद में, अभी यहाँ फिर बताया जाएगा कि संरचना, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी पहले लेक्चर में पूरा बता दिया गया है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एक लाइन में बता रहे हैं। नातेदारी मतलब हमारा जो परिवार होता है उसमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी हमारा रिलेशन पूरा बनता है वही एक नातेदारी व्यवस्था कहलाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं। उससे पहले हम मर्टन के भी देख लेते हैं। मर्टन ने क्या बताया है? मर्टन के अनुसार सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी इस पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्थाओं को सामाजिक संरचना कहा गया है। देखिए, हर किसी समाजशास्त्री ने संरचना की अपनी अपनी परिभाषा दी है। आप जहां से भी पढ़ते हैं ऐसा मत समझिए कि ये परिभाषा गलत है या जो आपने पढ़ी है वो गलत है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इन लेक्चर्स का जो मुख्य कारण है वो सिर्फ इतना है कि आप बेसिक एक क्रक्स समझ ले, उसका एक बेसिक नॉलेज समझ ले कि संरचना होती क्या है। ऐसा ना हो कि आपने 10 लोगों की डेफिनेशन तो याद कर ली पर मालूम है नहीं कि संरचना होती क्या है, तो ताकि आप खुद भी समझ सके और दूसरे को समझा भी सके। तो संरचना आपको बेसिक याद रखना है, चाहे किसी की भी परिभाषा याद रखें। जैसे कि सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहा गया है, ये मर्टन ने। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मर्टन कहीं कहीं इस तरीके से लिखा होगा, तो क्योंकि हिंदी में टाइप हुआ है सब, तो कुछ गलतियां हो सकती हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम यहाँ देखते हैं जैसे परिवार की एक संरचना, नातेदारी की संरचना। संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि संरचना क्या होती है। जैसे अभी बताया, ये मान लीजिए एक व्यवस्था है और इसके अंदर ये समाज है और इसकी एक संरचना है पूरी की पूरी। ठीक है, लोग रहते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं होंगी? सामाजिक संरचना की प्रकृति विघटनकारी भी हो सकती है, यानी कि ये कभी भी अलग भी हो सकता है, टूट भी सकती है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यवस्था है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। दूसरा, इसका एक स्थायी अवधारणा होती है, ये एक स्थायी अवधारणा के रूप में काम करती है। इसमें एक क्रम होता है और संरचना का निर्माण संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संरचनाओं या व्यवस्थाओं से होता है। किसी भी संरचना में जो अंतर्निहित भाग होते हैं, आपको एक चीज और याद रखनी है, जो भी एक संरचना होगी उसमें अंतर्निहित भाग होते हैं वह स्थिर होते हैं। ये एक संरचना है और उसके जो अंतर्निहित भाग है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो स्थिर रहेंगे और जो अन्य भाग है उनमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जो इसकी मूल संरचना है, जैसे कि मान लीजिए परिवार है। ठीक है, तो परिवार की एक मूल संरचना है कि परिवार की जो परिभाषा है, लोगों का आपस में मिलजुल के रहना, ये घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं, तो वो तो उसकी मूल परिभाषा है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, लेकिन इधर उधर की चीजों में जो थोड़े बाहरी तौर पर हम देखें तो वो परिवर्तनशील हो सकता है। सामाजिक जो संरचना होती है वो परिवर्तनशील हो सकती है। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे देखते हैं पार्सन्स का सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ठीक है, जो पार्सन्स थे इन्होंने अपना सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है और ये क्या कहते हैं? पार्सन्स के अनुसार समाज का अध्ययन संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। पार्सन्स के बारे में पीछे बताया गया है पिछले लेक्चर्स में, तो वहां पर बताया गया है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। तो उनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उस व्यवस्था को बनने वाली इकाइयों के प्रकारों को ना समझ ले। सबसे पहले प्रकार्य का मतलब समझ ले। प्रकार्य यानी कि फंक्शन, किसी भी चीज के जो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है और मानव शरीर के कुछ फंक्शंस हैं। दिमाग का अपना फंक्शन है सोचने का, हाथों का अपना फंक्शन है कुछ काम करने का, पैरों का फंक्शन चलने का है, तो इसको फंक्शन के रूप में समझें। पार्सन्स के अनुसार, पार्सन्स क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उस व्यवस्था को बताने वाली इकाइयों के प्रकार, यानी कि जो ये व्यवस्था है, मान लीजिए मानव शरीर है और उसके जो प्रकार हैं, तब आप अगर इनको नहीं समझेंगे तो आप किसी व्यवस्था को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब इसे समाज के ऊपर लागू करके देखते हैं। यानी कि कोई भी एक समाज है और उस समाज के लोग, वो कहते हैं कि अगर आप उसकी इकाइयां, जो बेसिक इकाई हैं, मान लीजिए एक समाज है और उस समाज में परिवार है, अगर आप उस परिवार की जो मुख्य इकाइयां हैं उन्हीं को नहीं जानते हैं तो आप संरचना को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो संरचना को समझना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वह कहते हैं सामाजिक संरचना वह स्थिति है जो समाज के विभिन्न अंगों के संयुक्त होने के बाद एक निश्चित व गुणवत्ता के रूप में विकसित होती है तथा इन सभी अंगों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न भी होती है। पार्सन्स द्वारा सामाजिक संरचना के द्वारा चार जो है इनके द्वारा स्वरूप भी बताए गए हैं। पार्सन्स ने 4 स्वरूप बताए हैं और यहाँ उन्होंने वही बात करी है कि जो सामाजिक संरचना है उसके कुछ निश्चित गुण के रूप में विकसित होते हैं। सामाजिक संरचना में एक निश्चित गुण भी होते हैं। यहाँ पर वो 4 प्रमुख प्रारूप बताते हैं सामाजिक संरचना के, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें याद रखना होगा या समझना होगा कि कौन कौन से 4 स्वरूप उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप है उनका सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप है।
इसमें वह सार्वभौमिक व अर्जित प्रकार के सामाजिक मूल्यों को सम्मिलित करते हैं। सामाजिक मूल्य पीछे बताए गए हैं लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं। मूल्य क्या होता है हमारे, जैसे ईमानदारी या अखंडता किसी चीज के प्रति। अरिजित नहीं है, ये अर्जित है। अर्जित मूल्य सामाजिक मूल्य या व्यक्ति को परिश्रम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो अर्जित मूल्य होते हैं वो हम कैसे परिश्रम से प्राप्त करते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी काबिलियत के द्वारा प्राप्त करता है। और इन दोनों प्रकार के मूल्यों में सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान का स्वरूप बनता है। पार्सन्स के अनुसार जो औद्योगिक समाज है वहां पर यह प्रतिमान पाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक सामाजिक प्रारूप में किस प्रकार के प्रतिमान होते हैं, या पार्सन्स ने किस प्रकार के समाज में सार्वभौमिक सामाजिक प्रारूप की बात करी है, स्वरूप की बात करी है सामाजिक संरचना में। ठीक है, तो जो औद्योगिक समाज थे, पार्सन्स कहते हैं जो औद्योगिक समाज है वहां पर क्या होता है, आपकी जो अर्जित परिस्थिति होती है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्जित परिस्थिति के बारे में और प्रदित परिस्थिति के बारे में। तो यहाँ वो बात करते हैं जो अर्जित मूल्य है, जो हम समाज में प्राप्त करते हैं, अर्ज करते हैं, यानी कि दूसरी जगह से उन्हें लेते हैं, जैसे कि ईमानदारी, अखंडता। तो वो कहते हैं कि ये कहाँ होते हैं, औद्योगिक समाज में पाए जाते हैं। इसे वो क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप है ये एक तरीके का। सेकंड, यहां पर आपके नोट के लिए बता दिया गया है अर्जित मूल्य क्या होते हैं। जैसे प्रोफेसर, जो आपने प्राप्त किया है अपनी योग्यता के अनुसार, प्रोफेसर या इंजीनियर होना। या अप्रदत्त मूल्य क्या होते हैं, जो जैविकीय या जन्म के आधार पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आगे भी डिटेल्स में बताया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड आता है सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप। संरचना में आधुनिक मूल्य तो सामान्य ही होते हैं, परंतु इसमें अर्जित मूल्य का स्थान प्रदत्त मूल्यों द्वारा ले लिया जाता है, और जो इसमें सामान्य मूल्य होते हैं उनका स्थान प्रदत्त मूल्य द्वारा ले लिया जाता है। यह प्रतिमान आधुनिक वैज्ञानिक समाजों में देखने को मिलते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के मूल्यों का समावेश होता है। दूसरा वो कहते हैं सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य, जिसमें वो कहते हैं कि जो आधुनिक मूल्य है, संरचना में आधुनिक मूल्य तो सामान्य है, जो पिछले वाले में बताया वो तो होते ही हैं, इसमें अर्जित मूल्यों को और प्रदत्त मूल्यों को समावेश होता है, दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये कहाँ मिलता है, किस प्रकार के समाज में, वो कहते हैं ये वैज्ञानिक समाजों में देखने को मिलता है। थर्ड वन है उनका सामाजिक अर्जित सामाजिक स्वरूप। इस स्वरूप में सार्वभौमिक मूल्य की अपेक्षा जो विशिष्ट सामाजिक मूल्य होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। ठीक है, विशेष सामाजिक मूल्य किन्हें कहते हैं, वो इस प्रकार के सामाजिक मूल्य विशेष संबंधों पर आधारित होते हैं। जैसे जो विशिष्ट सामाजिक मूल्य की, वो किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रकृति की पूजा करना। ठीक है, तो क्या है, ये विशिष्ट सामाजिक मूल्य है, हर किसी का नहीं है, और हमने इसको क्या रखा है, अपने अंदर सेक्रेट तरीके से रखा है, छुपाकर। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का सार्वभौमिक मूल्य है, और जो सामाजिक विशिष्ट सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक संरचना स्वरूप, जैसे वो बताते हैं, प्राचीन भारत में या प्राचीन समाज में, भारत चीन जहां पर भी था वहां पाई जाती, जैसे प्रकृति की पूजा। तो क्या कहते हैं वो कि यह है क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक स्वरूप। इस रूप में ये का थर्ड टॉपिक है, अर्जित सामाजिक स्वरूप, जहां वो विशिष्ट सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन का सामाजिक संरचना सिद्धांत। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है अपने सामाजिक संरचना के सिद्धांत में, इससे पहले बताया गया है, जो पहले लेक्चर था उनका सामाजिक संरचना का, जो रेडक्लिफ ब्राउन का था, पूरा का पूरा डिटेल्स में बताया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां से देख सकते हैं। बाकी अभी जो थोड़ा बहुत है उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो बताया जा रहा है। ब्राउन के अनुसार मनुष्य सामाजिक संरचना का अंग होता है और संरचना एक संस्था के रूप में परिभाषित होती है इनके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पार्सन्स ने संरचना की क्या परिभाषा दी है, ब्राउन ने क्या दिया, तुर्कीम ने क्या दिया, तो हमें याद रखना होगा ब्राउन थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सामाजिक संरचना में। उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक संरचना का अंग होता है, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक संरचना का अंग होता है और एक संस्था के रूप में परिभाषित किया है सामाजिक संरचना को ब्राउन ने। और यह क्या होता है, नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित समग्र है। जैसे कि पीछे पार्सन्स ने बताया कि क्या है, क्रमबद्ध रूप है सामाजिक संरचना का। इसे समग्रता में व्यक्तित्व व मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों के जाल में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, और मनुष्य के बीच विद्यमान सामाजिक संबंधों के इस जटिल जाल को स्पष्ट करने के लिए ही सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने क्या बोला, जो मनुष्य होता है उसके सामाजिक संबंधों के बहुत जटिल होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें सामाजिक संरचना को समझना आवश्यक है। और उसी आधार पर उन्होंने क्या बताया कि जटिल जाल को हमें समझना होगा मनुष्य के संबंधों के आधार पर। ठीक है, और यह संबंध मनुष्य के पारस्परिक सामाजिक अंतरक्रियाओं तथा संस्थाओं द्वारा अधिक स्पष्ट और नियमित भी होते हैं, जिसे कि उन्होंने सामाजिक संरचना कहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जो उन्होंने बात करी है वो सीधे तौर पर सामाजिक संरचना, यानी कि सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंधों के आधार पर करी है कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम कैसे समझना है। नेक्स्ट आता है हमारा
ब्राउन द्वारा है आपकी नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया गया है, सामाजिक संरचना को पूर्ण रूप से बताया गया है। उनके अनुसार नातेदारी सम्मिलित रूप से जिस प्रतिमान का निर्माण करती है वह संरचना कहलाती है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, नातेदारी व्यवस्था, जैसे कि पहले बताया गया है पिछले लेक्चर्स में, नातेदारी व्यवस्था क्या थी, जैसा पहले बताया गया, हमारे जो परिवार वंश होता है, जैसे कि दादा दादी नाना नानी, तो इस आधार पर एक नातेदारी व्यवस्था हमारी पूरी की पूरी बनती है। तो वो क्या होता है, संबंधों का एक जाल होता है पूरा का पूरा। तो उन्होंने बताया कि जो नातेदारी संरचना, वही नातेदारी संरचना कहलाती है। यही एक तरीके की क्या है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इसको उन्होंने संरचना का नाम दिया। जैसे विवाह संबंधों द्वारा दो परिवारों का आपस में संबंध बन जाना। ठीक है, अब वो क्या होगा, संबंध जो होंगे वो एक जटिल जाल बन जाएगा। तो उसी को समझने के लिए उन्होंने क्या बोला, हमें संरचना की आवश्यकता है। तो अब इन्होंने कुछ सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं बताई। जैसे क्या होता है, सामाजिक संरचना की स्थानीय आयाम होगा, उसका एक अमूर्त स्वरूप होता है जिसका अवलोकन किया जा सकता है और निरंतरता और स्थायित्व पाया जाता है। ठीक है, सामाजिक मूल्य के ब्राउन के अनुसार यह क्या होता है, सामाजिक मूल्य समूह संस्था, उन्होंने बोला क्या क्या चीजें सामाजिक मूल्य हो सकती है या सामाजिक संरचना हो सकती है, जिसमें कि सामाजिक समूह हो गए, संस्था हो गए, हित एवं मूल्य हो गए, सामाजिक संबंध हो गए और भूत विद्या है ये। ठीक है, जादू टोना और भूत विद्या की वो बात करते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा आता है लेविस स्ट्रस। लेविस स्ट्रस ने सामाजिक संरचना के सिद्धांत में वस्तुओं के घटने के कारण भाषा को माना है। ठीक है, जो लेवी स्ट्रस थे दरअसल भाषा वैज्ञानिक मानते हैं हम इन्हें। पिछले लेक्चर्स में इनके बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है, बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या बताते हैं लेवी स्ट्रस कि समाज की जो संरचना है हमें उसे समझने के लिए भाषा को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं, एक तरीके से इन्हें भाषा वैज्ञानिक माना गया है। ये कहते हैं हमें लेखन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भाषा पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भाषा होगी उसके आधार पर ही हम संरचना को समझ सकते हैं। उनके अनुसार भाषा के माध्यम से ही वस्तुओं व अपने आप को व्यक्ति समझ पाता है। स्ट्रेस का कहना है कि संरचना तर्क विधि से निर्मित होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है। ये कहते हैं लेवी स्ट्रस कि जो हमारा मानव मस्तिष्क है, हम जब कोई चीज़ सुनते हैं तो वो एक तरीके से हमारे दिमाग में सिग्नल जाते हैं और उसको हम भाषा के रूप में निकालते हैं मुंह से बाहर। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो विधि तर्क संगत है, तर्क के रूप में हमारी चीज़ों को समझता है और वो मस्तिष्क में जाती हैं वो चीज़ें और भाषा के रूप में बाहर आती है। तो कहते हैं भाषा वास्तव में अर्थबोध एक संप्रेषण का एक माध्यम है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अर्थबोध का सृजन करता है और साथ ही साथ वस्तुओं पर उसे स्थापित भी कर पाता है। केवल इतना ही बताते हैं ये। इससे पहले जो लेक्चर्स थे ये सिर्फ थ्योरेटिकली बता दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये संरचनावाद की पूरी परिभाषा दी गई है, स्ट्रेस, ब्राउन, पार्सन्स के बारे में सब बताया गया है। आप लोगों ने जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो वो वहाँ से समझ सकते हैं। अब जस्ट इमीडिएट इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं जो कि संस्कृति है, जिसमें संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। एंड कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने वाले हैं अपना, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें संस्कृति नेटवर्क के बारे में बताया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।